रिकॉर्डिंग ऑन किया मैंने, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सॉरी, आज भी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। और सर एक चीज और था, लाइक हम लोग जो पहला प्राइस होता है वो कस्टमर मास्टर डेटा ही सही ट्रांसफर होके आता है ना सेल्स ऑर्डर में। डिपेंड करता है कि आपने कॉन्फ़िगर कैसे किया है। जैसे जो अगर मैं हम लोग चीज ने कल सीएम। कह रहा हूँ, मैंने जैसे कल बोला था कि मैनुअल का वो बताया था ना फंडा, अगर वो वहां पे कैसे एक्टिवेटेड है, कैसे सेटिंग्स मेंटेन्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट बट यूजुअली कैसा होता है कि इन मैक्सिमम ऑफ कंडीशन टाइप, मैक्सिमम, मोस्ट, मैं तो कहूंगा ऑलमोस्ट 90%, ये हम एसएपी सॉफ्टवेयर, एसएपी सिस्टम जो भी हम लगाते हैं, ये हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए हम लगाते हैं, बहुत सिंपली। तो अगर मुझे हर बार प्राइस डालनी पड़ेगी मैन्युअली, तो उस इसमें मेरी का इसमें इससे तो मेरा काम डिफिकल्ट हो गया, राइट? तो मुझे ऑटोमेटिकली चाहिए। तो इसलिए 90% ऑफ कंडीशन टाइप वीके 11, वीके 12 से आता है। तो बेसिकली तुम्हारा जो क्वेश्चन था, मान लो कि ये मैंने सेल्स ऑर्डर खोला, यही फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो भी कंडीशन टाइप है जिसका वैल्यू चेंज होगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप को वीके 12 में जाके चेंज करना है और यहाँ पे अपडेट करना है। पर अपडेट करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए, एक मिनट, हैंग हो गया। एक मिनट, चेंज मोड में, सॉरी, मैं इसको व्यू मोड में कर रहा था। कंडीशन में जाने के बाद अपडेट जो होता है, इफ आई क्लिक ऑन अपडेट, तो यहाँ पे देखो काफी सारे अपडेट करने के तरीके हैं। तो कैरी आउट आपको यूज करना है, कैरी आउट न्यू प्राइसिंग। अगर आप ये बी दबाओगे, तो जो भी आपका नया कंडीशन रिकॉर्ड है, देखो जैसे मैंने PR00, आपको याद होगा मैंने डिलीट कर दिया था कल। तो PR00 मैन्युअली डालने के बाद भी डिलीट हो गया, क्योंकि उसने कंडीशन रिकॉर्ड फेच करने की कोशिश की, उसको मिला नहीं। अब मुझे फिर से मैन्युअली डालना पड़ेगा, तब जाके PR00 वापस आएगा। ये आ गया PR00 वापस। खैर ये अलग बात हो गई। बट आपको क्या करना है, जो भी कंडीशन टाइप है उसका वीके 12 में जाके प्राइस देखना है, मैच करना है। यहाँ पे क्या प्राइस आ रहा है, वहां पे क्या प्राइस आ रहा है। मान लो यहाँ पे 50 रुपए आ रहा है, वहां पे 50 रुपए है, उसका 80 रुपए करना है, तो वीके 12 में जाके चेंज करना है और अपडेट डालना है। ठीक है, यही क्वेश्चन था। यस सर। ओके, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। मैंने हम हमारा जो कल डिस्कशन जहाँ पे मैंने रोका था, वो मैं आपको कॉलम्स के बारे में बता रहा था। तो एक बार वो सारे कॉलम्स हमें अभी देखने पड़ेंगे, उन सबका क्या क्या इम्पैक्ट है, ये देखना पड़ेगा। मैं ये अगेन ये सेशन शॉर्ट ही रखूंगा आज का भी, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो शायद अगर कुछ छूट जाए तो वी विल कंटिन्यू टुमारो एज वेल। सो क्या टी कोड था, VOK 0। VOK 0 में जाने के बाद आई गो टू प्राइसिंग प्रोसीजर। क्या बोला था, प्राइसिंग प्रोसीजर क्या होता है? प्राइसिंग प्रोसीजर बेसिकली वो जगह होती है जहां पे सारे आपके कंडीशन टाइप
चाहे वो टैक्स के कंडीशन टाइप हो, फ्रेट के कंडीशन टाइप हो, बेसिक प्राइस की कंडीशन टाइप हो, और कोई भी सरचार्ज के कंडीशन टाइप हो, या दूसरे भी हो सकते हैं, बट सेल्स में नहीं आता है वो कंसेप्ट। वो कंडीशन टाइप उठ के हमें असाइन करना होता है यहाँ पे, ताकि एक कंप्लीट प्राइसिंग का स्ट्रक्चर हम डिजाइन करें, फाइनल प्राइसिंग का स्ट्रक्चर हम डिजाइन करें, और ये प्राइसिंग का स्ट्रक्चर अल्टीमेटली जाके यहाँ पे हमें दिखता है। ये भी खोल देता हूँ। काय आता मला माहिती तुला ग प्लीज म्यूट कर दो अपने आप को। तो ये बेसिकली आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कहाँ से आता है? प्राइसिंग प्रोसीजर से। तो ये स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर रहे हैं, या ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं अभी। ओके, तो इसका किसी को याद है क्या स्टैंडर्ड, एसएपी का क्या स्टैंडर्ड था? RVAA01। ये याद रखना, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, स्टैंडर्ड्स पूछे जाते हैं, स्पेशली प्राइसिंग के तो 100% पूछेंगे। PR00 क्या है, RVAA01 क्या है, ये सारे स्टैंडर्ड्स है। तो RVAA01 में अगर मैं गया, प्राइसिंग प्रोसीजर कंट्रोल डेटा मैंने क्लिक किया, तो ये हमारे सारे कॉलम्स है। और ये कॉलम्स सारा इंटरव्यू में मुझसे खुल खुल के पूछा गया था कि अगर मैं ये एक्टिवेट करूंगा, ये हटाऊंगा, तो क्या इम्पैक्ट आएगा, कैसे मैं सॉल्व करूंगा। तो कुछ कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये कॉलम आपको ढंग से पता होने चाहिए कि एक एक कॉलम क्या करता है। कुछ कुछ कॉलम अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे अल्टरनेट कैलकुलेशन, अल्टरनेट कैलकुलेशन कंडीशन अमाउंट, अल्टरनेट कंडीशन बेस वैल्यू। इनको मैं अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। इनको अगर नहीं क्योंकि ये अकाउंटिंग से कनेक्टेड है, तो इनको अगर आप ढंग से भी नहीं समझ पा रहे हो, दैट इज ऑल राइट। बट जो मेन है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो जब मैं एक नया एंट्री यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, लेट्स डू दिस। एक मिनट, RVA01 से मुझे बाहर आने दो। लेट मी जस्ट क्लिक इट ओवर हियर। जब मैं एक RVA01 में ही मैं आपको समझाता हूँ, छोड़ो। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या डेटा है, इसको आप इग्नोर मारो। ये सारी चीजें को इग्नोर मारो, ये कंडीशन टाइप को इग्नोर मारो। हम जब अपने खुद के कंडीशन टाइप बनाएंगे एग्जाम्पल में, तब हम यहाँ पे सेट करेंगे। अभी खाली ये कॉलम्स का क्या इम्पैक्ट है, ये आपको पता लगना जरूरी है। सबसे पहला है स्टेप नंबर। स्टेप नंबर बहुत ही, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं, तो आपने कहीं पे कई सारे जगह पे ये ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइन आइटम नंबर जब हम सेल्स ऑर्डर में देखते हैं, वो भी एक तरीके से स्टेप नंबर ही है। इसका क्या मतलब है? स्टेप नंबर हमें बताता है कि कौन सी कंडीशन टाइप का, बेसिकली नंबरिंग बताता है, कंडीशन टाइप की नंबरिंग। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मैंने ये जो RVAA01 जो एसएपी का स्टैंडर्ड है, वहां पे सबसे पहला स्टेप उन्होंने 8 से शुरू किया है। क्यों 8 से शुरू किया है? क्योंकि 1 to 8 आपको स्पेस दिया गया है आपके खुद के कंडीशन टाइप डालने का। तो अगर मैं इसको एक नया स्टेप बनाकर, लेट मी जस्ट गो इन द चेंज मोड। अच्छा, ये क्योंकि स्टैंडर्ड है इसलिए मैं चेंज नहीं कर सकता। बट अगर मुझे कोई एक नया कंडीशन टाइप ऐड करना होगा, तो मेरे पास 1 to 7 खाली है। अब ऐसा क्यों है? यूजुअली कोई भी आप बिल देखोगे, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी स्पेस है, कुछ 8 के बाद 9 नहीं उन्होंने डाला है, डायरेक्ट 11 डाला है, 11 के बाद स्पेस छोड़ा है, 13 डाला है, ताकि फ्यूचर में कोई कंडीशन टाइप नहीं आ गई और उन्होंने बोला कि ये कंडीशन टाइप इन दोनों कंडीशन टाइप के बीच में प्लेस होगी,
तो आपको वो नंबरिंग डाल के, जैसे 8 के बाद अगर कोई मैंने अपनी खुद की कंडीशन टाइप बनाई, उसको अगर मुझे इन दोनों के बीच में रखना है, प्लेस करना है, तो मैं उसको 9 करके या 10 करके, मेरे पास ऑप्शन है, मैं स्टेप रख सकता हूँ। जब मैं इसमें कोई जगह स्पेस छोड़ता ही नहीं हूं, तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कोई भी नया कंडीशन रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। तो हमेशा थोड़ा सा गैप रखो, ताकि फ्यूचर में कोई नया कंडीशन टाइप आएगा तो हम इंसर्ट कर सके। अच्छा, अब ये इसका, अब इससे आपको इतना तो समझ में शायद आ गया होगा कि एक सीक्वेंस चल रहा है, 8 है, 11 है, कुछ स्पेस है, ताकि उन स्पेस को भरा जा सके। अब इसके पीछे क्या फंडा है? तो आप कोई भी अगर बिल देखोगे, बिल एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन होता है। स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन का क्या मतलब है? कभी भी आपको सबसे पहले बिल में डिस्काउंट नहीं दिखेगा। सबसे पहले आपको डिस्काउंट का फिगर नहीं दिखेगा। सबसे पहले आपको टैक्स, सबसे ऊपर आपको बिल के सबसे ऊपर आपको टैक्स कभी नहीं दिखेगा। वो हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलता है, और वो हमेशा नीचे होता है। स्पेशली डिस्काउंट हो गया, सरचार्ज हो गया, या फ्रेट कॉस्ट हो गया, या पैकेजिंग चार्ज हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो हमेशा बिल के नीचे वाले सेक्शन पे होता है। तो ये करने से मैं एक पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बोला था प्राइसिंग प्रोसीजर का, जो हम प्राइसिंग प्रोसीजर बनाएंगे वैसे का वैसा प्राइसिंग प्रोसीजर यहाँ पे आएगा। तो बाय लॉजिक क्या होता है कि सबसे पहले जितने हमारे कॉस्ट होते हैं, जितने हमारे कॉस्ट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें प्राइस में डालने हैं, वो हम पहले यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। कॉस्ट कंपोनेंट्स इंसर्ट करने के बाद फिर बाकी के कंपोनेंट्स आने लग जाते हैं। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था, बेस प्राइस विच इज नथिंग बट कॉस्ट, जो मैं भी कॉस्ट कॉस्ट कर रहा था, दैट इज बेस प्राइस। फिर उसके बाद आपका, उसके ऊपर फिर आपका डिस्काउंट, फिर उसके ऊपर आपका सरचार्ज, फिर उसके ऊपर जितना भी सरचार्ज, जितना भी आपका फ्रेट कॉस्ट, वो सब आने के बाद फिर टैक्स आता है। बट ये जरूरी नहीं है, ये मैक्सिमम केसेस में आपको दिखता है, पर जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस पहले आया, उसका डिस्काउंट बाद में आया, सारे डिस्काउंट के कंडीशन टाइप्स बाद में आए, फिर उसके बाद हमने टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, प्राइस और डिस्काउंट के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो इसलिए थर्ड लेवल पे हमारा आपका टैक्स आता है। फिर उसके बाद आपका फ्रेट और सरचार्ज, एक ये भी तरीका हो सकता है, बट जनरली टैक्स सबसे नीचे आता है। और फिर एक ग्रैंड टोटल की, आपको अगर कोई भी आपने अगर बिल देखा हो तो ग्रैंड टोटल करके फिर एक वैल्यू बन के आता है। तो उस हिसाब से अगर डिजाइन करने का एसएपी ने हमें ये स्टेप के थ्रू फीचर दिया है, एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप स्टेप्स लगा कर आप अपने कंडीशन टाइप लगा सकते हो। यहाँ पे काउंटर, अगर मैं इसको क्लिक करूं, फंक्शन F1 में जाऊं, काउंटर क्या कहता है? एक्सेस नंबर ऑफ कंडीशंस विद इन स्टेप इन द प्राइसिंग प्रोसीजर ड्यूरिंग ऑटोमेटिक प्राइसिंग सिस्टम टेक्स इनटू अकाउंट द सीक्वेंस स्पेसिफाइड बाय द काउंटर। काउंटर बहुत ही कम यूज होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इक्का दुक्का जगह पे ही काउंटर यूज हुआ है। तो ये काउंटर क्या होता है? काउंटर काउंटर हम तब पहली बात काउंटर हम तब यूज करते हैं जब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बच जाती, नंबरिंग्स के बीच में कोई स्पेस नहीं बच जाती। और स्पेशली इन्होंने, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक स्टेप रखा है, स्टेप 110, और फिर से और एक स्टेप रखा है, सेम स्टेप नंबर रखा है, स्टेप 110। तो सिस्टम को कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्टेप पहले उठाना है, कौन सा स्टेप बाद में उठाना है? वो काउंटर का काम करता है। तो जब कोई स्पेस दो दो केसेस में यूज होता है। जब कोई स्पेस बचती नहीं है नंबर्स के बीच में, तो जैसे 8 है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे अगर 9 होता और उसके बीच में आपको एक कंडीशन टाइप एक नया ऐड करना होता, तो आप और एक स्टेप ऐड कर सकते हो, उसका नाम भी आप 8 रख सकते हो, उस कंडीशन टाइप को ऐड कर सकते हो। बस काउंटर आपको फिर बताना पड़ेगा कि पहला कौन सा काउंट होगा प्राइस में और बाद में कौन सा काउंट होगा प्राइस में। तो ये है काउंटर की फंक्शनैलिटी। ये बहुत ही कम यूज होता है, क्योंकि जो मैंने आपको लॉजिक बताया कि ऑलवेज कोई ना कोई स्पेस आप छोड़ते जाओ बीच बीच में, ताकि इस एक्स्ट्रा
डिजाइन आपको करना ना पड़े, आपका काम इजी हो जाएगा। तीसरा है कंडीशन टाइप। कंडीशन टाइप हम ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले सेशन में। वही कंडीशन टाइप आप यहाँ पे ले आओगे, अपना खुद का कंडीशन टाइप लगाओगे, डालोगे और उसका डिस्क्रिप्शन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तीसरा है फ्रॉम स्टेप एंड टू स्टेप। अब जब कोई भी कैलकुलेशन होता है तो उसके दो तरीके होते हैं। सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले इस कंडीशन टाइप में जाएगा, इस कंडीशन टाइप की VK11 में जो प्राइस मेंटेन्ड है वो रीड करेगा, वो उठाएगा, फिर उसके बाद PR00 में जाएगा, वो उठाएगा, फिर उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट आपको अगर ऐसा करना है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि मेरे पास कई सारे डिस्काउंट के अलग अलग कंडीशन टाइप है, मान लो 5 डिस्काउंट के अलग अलग कंडीशन टाइप है, या मान लो यहाँ पे कॉस्ट की बात कर रहा है, एक एक्चुअल कॉस्ट है, एक प्राइस है। एक्चुअल कॉस्ट इज नथिंग बट योर बेस कॉस्ट, फिर एक प्राइस लगाया है, एक फिर ग्रॉस पे एक प्राइस लगाया है, और फिर एक वेरिएंट पे प्राइस लगाया है। तो अगर इसका टोटल समेशन करना है अपने अंदर ही अंदर, तो मैं यहाँ पे फ्रॉम और टू लगा दूंगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे आऊं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला देखो, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेप बनाया है 100, जिसको कोई कंडीशन टाइप नहीं दिया है, खाली एक ग्रॉस सॉरी कहाँ चला गया, एक मिनट। हाँ, जैसे ये 300 है, 300 के लिए कोई कंडीशन टाइप नहीं दिया है, एक डिस्काउंट अमाउंट करके एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया। इस डिस्काउंट अमाउंट का डिस्क्रिप्शन बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये लाइन बेसिकली क्या कर रही है, 101 स्टेप से 101 ऊपर है, 1110 है ये, एक मिनट। वन 101 स्टेप से लेकर 299 है, शायद से 299 स्टेप्स तक। 299 मतलब 300, मतलब इससे पहले 120 इज द मैक्सिमम। तो 101 से 120 तक, और 120 के बाद भी अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूं तो उसकी भी वैल्यू वो इसमें डिस्काउंट अमाउंट में सब टोटल करके रख देगा। सब टोटल का कंसेप्ट आप जानते हो। सब टोटल का कंसेप्ट वहां पे यूज होता है जहां पे कंडीशन टाइप्स बहुत ज्यादा है, या इन जनरल अगर आप नॉर्मल बिल भी आपने अगर देखा होगा, तो अगर मैं मान लो कि 10 तरीके के अलग अलग डिस्काउंट दे रहा हूँ, दिवाली फेस्टिवल डिस्काउंट, मान लो एक मान लो दिवाली चल रहा है तो दिवाली का एक डिस्काउंट दे दिया, प्लस फ्लिपकार्ट से अगर आप मंगा रहे हो तो मैंने एक बिग बिलियन डे सेल का एक स्पेशल डिस्काउंट दे दिया, प्लस मान लो कि आपके पास एक वाउचर भी है, उसका भी डिस्काउंट दे दिया, और प्लस कोई क्रेडिट कार्ड का भी डिस्काउंट होगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो पेमेंट के लिए तो उसका भी अगर कोई डिस्काउंट होगा, तो वो सारे डिस्काउंट अलग अलग दिखाने के जगह अलग अलग दिखा तो रहे हम यहाँ पे, बट उसके साथ साथ हम एक उसका वो खाली डिस्काउंट का एडिशन करके हम दिखा सकते हैं कि कितना टोटल डिस्काउंट लगा है। तो उसके लिए ये फ्रॉम स्टेप और टू स्टेप यूज होता है यूजुअली सब टोटलिंग के लिए। उसके बाद मैंडेटरी मैनुअल ओनली मैं कल ही बता चुका हूँ कि मैनुअली ही अगर डालना है किसी कंडीशन टाइप को, तो हम इस चेक बॉक्स को एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का ये मतलब है कि जो भी आप कंडीशन टाइप यहाँ पे डाल रहे हो, और अगर ये सिलेक्टेड है तो इसका वैल्यू VK11 VK12 VK13 में होना ही होना चाहिए। और अगर VK11 VK12 VK13 में नहीं है, मतलब अगर आपने उसको कंडीशन उस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप को मैन्युअली सेट किया है वहां पे कंडीशन टाइप के सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप की मैन्युअली प्राइस डालनी ही डालनी होगी। तो अगर फोर्स करना है यूजर को कि भाई इस पर्टिकुलर, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप की वैल्यू आनी ही आनी चाहिए प्राइस में, इसके बिना सेव ही नहीं होगा डॉक्यूमेंट, तो ये पर्टिकुलर फीचर हम यूज करते हैं रिक्वायर्ड।
कोई मुझे बता सकता है इसका एक एग्जांपल कि कहाँ पे हमें ये चाहिए ही चाहिए, रिक्वायर्ड, इसके बिना बात ही नहीं बन सकती, प्राइस का कोई मतलब ही नहीं है। एनीवन, कोई ट्राई करना चाहेगा? सर अभी आपने क्या बताया था, रिक्वायर्ड का क्या मीन बताया था अभी आपने? रिक्वायर्ड का सिंपल फंडा ये है कि अगर यूजर्स जो एसएपी में सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, उनको आपको अगर फोर्स करना है कि जो भी कंडीशन टाइप आप यहाँ पे डाल रहे हो, उस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप की प्राइस आनी ही आनी चाहिए, उसको उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो तब हम इस पर्टिकुलर फील्ड को एक्टिवेट करेंगे। तो एक तरीके से ये ऑटोमेटिक ऑटोमेशन की तरफ चला जाता है कि वीके लेवल। डजंट मैटर ऑटोमेटिक हो, नॉन ऑटोमेटिक हो, डजंट मैटर, ये होना ही होना चाहिए। अगर ऑटोमेटिकली सेट किया है तो वो ऑटोमेटिकली फेच करेगा। उसका कोई अगर कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, मतलब अगर मैंने वीके 11 12 13 में अगर मेंटेन नहीं किया है तो सेव ही नहीं होने देगा, अगर ऑटोमेटिकली वो कंडीशन टाइप सेट है तो। और अगर वो मैन्युअली सेट है तो जब तक यूजर मैन्युअली प्राइस नहीं डालेगा उस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप की, तब तक वो सेव नहीं होगा। तो बेस प्राइस के लिए सर पॉसिबल है ये जो बेस प्राइस के लिए बहुत बहुत सही, मैं यही आंसर सुनना चाहता था। ये बेस प्राइस के लिए यूज किया जाता है। और भी अगर मान लो कि अब दिवाली सेल ही ले लो, तो एक स्पेशल डिस्काउंट मैं देना चाहता हूँ, कंपनी स्पेशल डिस्काउंट देना चाहती है दिवाली सेल के टाइम पे कि फ्लैट 20% ऑफ। तो इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके जो दिवाली सेल का कंडीशन टाइप होगा कोई, वो हम जब डिजाइन करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। तो दिवाली सेल का कोई कंडीशन टाइप होगा तो मैं उसको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड कर सकता हूँ। क्लियर? मूविंग ऑन, तीसरा है स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल के बारे में मैंने पहले भी बताया है, किसी को कुछ याद है, कोई बताना चाहता है? स्टैटिकल एक तरीके से मतलब सर चेंज होती रहती है। स्टैटिकल नहीं है ये, पहली बात ये स्टैटिस्टिकल है। स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल, ये मैंने कहीं पे पहले भी बताया है। जब मैं ये आपको दिखा रहा था, मुझे क्लियरली याद है, जब मैं आपको ये इनिशियली ये जब ये स्ट्रक्चर दिखा रहा था, जब मैं ये पूरा सेल्स डॉक्यूमेंट कैसा चलता है कैसा दिखता है ये सब दिखा रहा था, तब मैं इस पर्टिकुलर वीपीआरएस पे आया और यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने आपको स्टैटिस्टिकल दिखाया था और दिस इज मार्क्ड एज स्टैटिस्टिकल, इवन दिस इज आल्सो मार्क्ड एज स्टैटिस्टिकल। तब मैंने कुछ बताया था कि ये स्टैटिस्टिकल का क्या मीनिंग है। शायद ये मेन प्राइसिंग पे इम्पैक्ट नहीं करता है कुछ भी, यही मतलब इंटरनली प्राइसिंग एक तरीके से अपने लिए हम लोग देख सकते हैं उसको। हाँ, तो स्टैटिस्टिकल का बेसिकली मतलब ये है, देखो यहाँ पे वीपीआरएस स्टैटिस्टिकल मार्क्ड है, इसका ये मतलब है कि कोई भी कंडीशन टाइप अगर स्टैटिस्टिकल मार्क्ड है तो उसके टोटल प्राइस में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे 100 है लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर अगर आप जाओगे, अगर आप प्राइस PR00 इज 100, अगर उसके बाद नीचे आओगे तो एक टैक्स लग रहा है 4.5%, तो ग्रैंड टोटल हमारा हो रहा है 104.5। फिर एक प्राइस लगी है इंटरनल प्राइस विच इज 100। तो अगर ये स्टैटिस्टिकली मार्क्ड नहीं होता तो ये भी ऐड हो जाता नेट वैल्यू में, तो ये 200 हो जाता है यहाँ पे। सर क्योंकि ये स्टैटिस्टिकली मार्क्ड है तो इसलिए ये कहीं पे भी ऐड नहीं हो रहा है और खाली 100 दिख रहा है। तो स्टैटिस्टिकल हम कहाँ पे यूज करते हैं, फिर से एक बार बताता हूँ। स्टैटिस्टिकल हम वहां पे यूज करते हैं कि हमारे अगर इंटरनल टीम, मतलब जो कंपनी, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो या जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, तो जब वो एनालिसिस करते हैं कि भाई कितना बिका माल, क्या रिपोर्टिंग अगर उनको जनरेट करके चाहिए अपने खुद के पर्पस के लिए, तो उसको इसलिए एक स्टैटिस्टिकल हम कंडीशन टाइप भी बना सकते हैं, विच कैन बी फॉर एग्जांपल ग्रैंड टोटल। तो अगर मैं ग्रैंड टोटल एक नया कंडीशन टाइप बनाऊं जिसको मैं एक स्टैटिस्टिकल नहीं मार्क कर दूं, एट द सेम टाइम एक दूसरा ग्रैंड टोटल का कंडीशन टाइप बनाऊं,
पर उसको स्टैटिस्टिकली मार्क नहीं करूं, तो एक मेरे इंटरनल टीम जब रिपोर्टिंग निकालेगी तो यूजुअली ऐसे होता है कि ऐसे कई कई बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि खाली कंपनीज को वही रिपोर्ट चाहिए जिसके लिए स्टैटिस्टिकली कंडीशन टाइप मार्क्ड है, तो वो इजी हो जाता है रिपोर्टिंग निकालने के लिए, उनका एनालिसिस इजी हो जाता है। प्रतीक कुछ पूछना है? हाँ सर, ये स्टैटिस्टिकली मार्क कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है प्रतीक? कभी सुना है स्टैटिस्टिक्स नाम? कभी स्टैटिस्टिक पढ़ा है? एक सब्जेक्ट था बीकॉम में, पर अभी याद नहीं हुआ। हाँ, तो क्या क्या होता है स्टैटिस्टिक? वो ही याद नहीं। स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है जो कि हमें नंबर्स का एनालिसिस करने की टेक्निक सिखाता है। दैट इज स्टैटिस्टिक्स। नंबर्स, यहाँ पे क्या बोला है मैंने, नंबरिंग, नंबर्स के एनालिसिस करने में यूज होता है स्टैटिस्टिक। सिमिलरली एनालिसिस के लिए अगर आपको कोई कंडीशन टाइप चाहिए और अगर आपको ये चाहिए कि वो प्राइस में आना नहीं चाहिए उसकी वैल्यू, तो मैं स्टैटिस्टिक मार्क कर दूंगा उसको। तो उससे क्या होगा कि मेरे प्राइस में वो वैल्यू ऐड नहीं होगी, वो खाली जो यूजर्स है उनको बस दिखने के लिए वो वैल्यू वहां पे रहेगी। वो वैल्यू कस्टमर को बिल करते वक्त वो वैल्यू कस्टमर के लिए नहीं दिखेगी। और दूसरा, जो अकाउंटिंग होता है, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, वहां पे भी वो वैल्यू ट्रांसफर नहीं होगी। तो वो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो क्यों यूज करते हैं हम स्टैटिस्टिक? जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स का बताया था कि नंबर्स का एनालिसिस होता है, वैसे ही अगर आपको किसी कंडीशन टाइप का एनालिसिस करना है या मल्टीपल कंडीशन टाइप के एनालिसिस करने हैं, उसमें रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, एक्सेल में डालना है, ताकि हम हायर मैनेजमेंट को दिखा सके कि कितना बेसिकली कैसा बिजनेस चल रहा है, तो हम तब स्टैटिस्टिकल मार्क करते हैं। मार्क कहाँ पे अब करेंगे? ये मार्क तो हो गया, ये लो। अब यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया और अगर उसको मैंने सेव कर दिया, तो K004 मेरा स्टैटिस्टिकली मार्क्ड होगा एंड इट नॉट विल नॉट बी काउंटेड। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मैं ऊपर जाता हूं, ये PR00 है, इसको मैं स्टैटिस्टिक मार्क कर देता हूं। तो देखते हैं कि पहली बात सिस्टम एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। और अगर सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है तो हमें क्या रिएक्शन मिलता है? PR00 ऊपर मिलेगा, ये रहा PR00। स्टैटिस्टिक मार्क्ड नहीं है ये PR00। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सेव करूंगा। आई होप इसका अब ये रिफ्लेक्शन आ जाए। यहाँ पे आके मैं अपडेट मारूंगा, कैरी आउट न्यू प्राइसिंग। ये मुझे कह रहा है मैंडेटरी कंडीशन PR00 इज मिसिंग, तो एक PR00 डाल देते हैं। मैंने इतनी वैल्यू डाल दी, एंटर। ये अभी भी इसने एक्सेप्ट नहीं किया है। लेट मी गो बैक, स्टैटिस्टिकल सेव। एक नया ऑर्डर क्रिएट करके देखते हैं। इसको ऐसे रखता हूं मैं। एक नया ऑर्डर क्रिएट करके देखते हैं, शायद वहां पे रिफ्लेक्ट आ जाए। VA01 OR1 T1Z1।
Mandatory condition PR00 is missing. Let's go and put PR00. एक बार मुझे सही मार्क किया है कि नहीं, मुझे एक बार ये चेक करने दो। PR00 है, स्टैटिस्टिकली मार्क्ड है। अभी देखो नेट इज 0। यहाँ पे अब मैं वही वैल्यू डालता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे डाली। आई होप अब पिकअप करना चाहिए। इसने प्राइस लगा दिया आप इतना, पर सब 0 है अल्टीमेटली यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इधर जाऊं तो स्टैटिस्टिकली मार्क्ड है यार। मतलब स्टैटिस्टिकली जो मार्क होता है उसका ग्रॉस पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उस पे कैलकुलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। कस्टमर उसका पैसा, उस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप का पैसा कस्टमर नहीं भरेगा। क्लियर हो गया आप? हाँ, पर वो नेट नेट में क्यों नहीं दिखा रहा अमाउंट कुछ? कहीं पे भी नहीं दिखाना चाहिए ना, नहीं दिखाएगा। तो यही तो बात है, क्योंकि ये नेट, ये जो आप देख रहे हो, नेट देख रहे हो, ये टैक्स देख रहे हो, ये कस्टमर भरने वाला है और हमें वो चाहिए ही नहीं कि कस्टमर भरे। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिकल का वही मतलब है। बाय द वे, PR00 या प्राइस एलिमेंट्स को हम स्टैटिस्टिकली कभी मार्क नहीं करते। ये बस मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाया है कि कैसे स्टैटिस्टिकली काम करता है। तो ये ऐसी गलती सर, ये कभी मत करना। बेसिकली रिपोर्टिंग के लिए यूज होता होगा ना फिर स्टैटिक्सली। मैं अभी तक वही तो कह रहा हूँ। रिपोर्टिंग आपको एक्सेल में कुछ बार ग्राफ, पाई चार्ट, जो हायर मैनेजमेंट, जो CEO CTO लेवल पे बैठते हैं, उनको अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना है तो तब ये पर्टिकुलर सेक्शन आपकी हेल्प करेगा। SAP खाली एक सॉफ्टवेयर नहीं है, आप ये समझो। इस सब पर्टिकुलर पूरे सिस्टम को जो आप देख रहे हो यहाँ पे, बहुत बारीकी से डिजाइन किया गया है, बहुत ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और सारे लेवल्स पे डिजाइन किया गया है। यहाँ पे कंसल्टेंट भी काम कर सकता है, कंसल्टेंट भी देख सकता है और चेंजेस कर सकता है। एक यूजर भी आके देख सकता है कि क्या मेरे स्टैटिस्टिकली मार्क्ड है। वो चेंज नहीं कर सकता, कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, बट अगर उसके पास परमिशन एक्सेस है तो देख सकता है। और एक CEO CTO लेवल को अगर आपको कुछ दिखाना हो, कितना सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, तो आप उसी के हिसाब से कंडीशन टाइप बनाकर आप बता सकते हो। अब इसका एग्जांपल एक लेते हैं। मान लो कि अगर मुझे एक CEO को ये बताना है कि ये जो मेरा प्राइसिंग प्रोसीजर है, अगर मैं एनालिसिस में जाऊं, ये जो मेरा प्राइसिंग प्रोसीजर है RVAA01, तो RVAA01 में जितने भी मेरे प्राइस के कंपोनेंट्स है वो टोटल कितने बिके हैं, अगर ये मुझे ये दिखाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं एक यहाँ पे लाइन आइटम ऐड करूंगा। एक लाइन आइटम ऐड करने के बाद मैं उसको, जैसे यहाँ पे देखो ग्रॉस वैल्यू है, या एक कंडीशन टाइप ऐड करूंगा नया। उस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप को मैं फ्रॉम और टू डालूंगा ताकि फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप मेरा कैलकुलेट हो, ऐड हो, और फिर उसको मैं स्टैटिस्टिकली मार्क कर दूंगा। तो मेरे यहाँ पे तो वो दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे मैंने इतनी बड़ी अमाउंट यहाँ पे डाली, यहाँ पे तो मुझे दिखाई देगा, उसकी टोटलिंग पूरी दिखाई देगी मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं देगा, कस्टमर पे नहीं करेगा। तो इसका एग्जांपल ये एक हो सकता है। हेलो सर, एक बेसिक एग्जांपल मैं कोशिश करता हूँ, शायद समझ में आ जाए सबको इससे। सर जैसे हम लोग फ्रेट चार्ज करते हैं और डिलीवरी हम लोगों ने फ्री कर दिया है, तो फ्रेट हम लोग स्टैटिकल मार्क कर देंगे तो वो दिखेगा कि इतना इनवॉइस में इतना फ्रेट लगा हुआ है कि डिलीवरी फ्री हो रही है। एक फिर से बोलो। हम लोगों ने फ्रेट चार्ज अप्लाई करा, हम लोगों ने उसको स्टैटिकल मार्क कर दिया,
हाँ ठीक, तो हमको उसमें दिखेगा कि फ्रेट इतना लग रहा है लेकिन डिलीवरी फ्री है, तो कोई फ्रेट नहीं जा रहा है, उस पे पैसा नहीं लग रहा हाँ कस्टमर को। ये भी एक हो सकता है, ये भी एक एग्जांपल हो सकता हेलो है। हाँ सर, ये जो प्राइसिंग लगी हुई है जैसे PR00, PB00, हाँ तो ये RBA01 स्टैंडर्ड इसके अंदर मतलब ये सारी ऑलरेडी हैं या आपने कुछ डाला है इसके अंदर? मैंने कुछ डाला नहीं है, मैंने इसको अभी तक चेंज किया ही नहीं है। ठीक है। ये एंड स्टैंडर्ड है, इसको हमें चेंज नहीं करना है। और ये ऑलरेडी सिस्टम में सेटअप हाँ था, हाँ यही मैंने यूज किया। और ये कैसे ठीक है। पता लगा कि RVA01 है, वो एनालिसिस में जाके यहाँ पे मुझे पता लगा। तो ये जितनी भी सर इसके अंदर ये सारी प्राइसिंग कंडीशन आ रही हैं एक्चुअल में अब, लेकिन हमको यहाँ कितनी लेनी, जैसे PR00 आ रही है, SKTO आ रही है, और कौन सी प्राइसिंग हमको चाहिए जो सेल्स ऑर्डर में आनी चाहिए, तो ये आप कैसे कन्फिगर कर रहे हो? ये जैसे आपके मेरे को ऊपर ये होगा, ये नहीं आपके वो ऊपर इतना होगा। तो मैंने वहाँ क्या उस बोला आपको, मैंने क्या बोला आपको? आप फिर से बेसिक्स पे जाओ, प्राइसिंग के, प्राइसिंग की बेसिक्स क्या बोली थी मैंने? ये आप यहीं पे लिखा है, हाँ। प्राइसिंग की बेसिक्स क्या बोली थी? प्राइसिंग की बेसिक इज नथिंग बट योर बेस प्राइस। बेस प्राइस अब कई सारे हो सकते हैं, ये आप डिसाइड करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, या इवन कस्टमर तक नहीं बताएगा आपको। कस्टमर ये बोलेगा कि हमारी बेस प्राइस में ये चीजें आती है। उनका बेस प्राइस, आप एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि लैपटॉप है, लैपटॉप में खाली हम सिर्फ बेस प्राइस की बात कर रहे हैं, और एक चलो मान लो डिस्काउंट की बात करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट में सबको इंटरेस्ट होता है, तो इजीली और समझ में आ जाएगा। एक है मान लो लैपटॉप, लैपटॉप की एक बेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है, ये तो रहेगी ही रहेगी। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि दो फैक्ट्री है मान लो जहां पे ये लैपटॉप बन रहा है, कुछ कंपोनेंट्स फैक्ट्री ए में बन रहे हैं, आधे कंपोनेंट्स फैक्ट्री ए में बन रहे हैं, तीन फैक्ट्री है मान लो, आधे कंपोनेंट्स फैक्ट्री बी में बन रहे हैं, और फैक्ट्री सी में फैक्ट्री ए के कंपोनेंट्स आते हैं, फैक्ट्री बी के कंपोनेंट्स आते हैं, और सी में असेंबल होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ए से सी का आने का, बी से सी का आने का, ऑल्दो ये एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बट क्योंकि ये बेस वैल्यू, बेस प्राइस डिजाइन करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसलिए मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक बेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का क्या मतलब है? जो रॉ मटेरियल है, और अच्छे से बता दो आपको, मटेरियल प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस मशीन्स, मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट या मशीन का चलने का कॉस्ट, प्लस ए से ए से सी में जाने का कॉस्ट, एंड बी से सी में जाने का कॉस्ट। अगर वो भी कस्टमर को हमें लगवाना है, तो वो भी एक बेस कॉस्ट में, बेस कॉस्ट का एक कंपोनेंट हो सकता है। एक और एक कंपोनेंट क्या हो सकता है? मान लो कि एक कस्टमर आया और बोला कि मुझे स्पेशल डिजाइन करके लैपटॉप चाहिए, या अगर आपने देखा होगा कि आईपैड या स्पेशली आईपैड में होता है कि आप अपना नाम एनग्रेव कर सकते हो आईपैड के पीछे, तो ऑब्वियसली अगेन वो एक एक्स्ट्रा एड ऑन कॉस्ट आएगा, विच इज अगेन विल कंट्रीब्यूट टू द बेस कॉस्ट ओनली। तो एक तरीके से उसको भी हम ले लेते हैं एड ऑन कॉस्ट। अब मान लो कि बेस कॉस्ट आपके, एक पर्टिकुलर बेस कॉस्ट एक मटेरियल का इन तीन पैरामीटर्स पे बिल्ड करता होता है। तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम में कॉन्फ़िगर कैसे करूंगा? मैं इनके तीन कंडीशन टाइप बनाऊंगा। सर ABC ये प्लांट है क्या? हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फ्रॉम ए टू सी एंड बी टू सी। वो बी टू सी ABC क्या है, प्लांट है क्या है? प्लांट है, एक एग्जांपल लिया है मैं, प्लांट है ठीक। मान लो कि एक मैंने एक ऐसा सिनेरियो आपके सामने रख दिया कि मैन्युफैक्चरिंग पुणे में हो रही है, सॉरी असेंबली मान लो पुणे में हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई और गुड़गांव में हो रही है।
आधे कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई में हो रही है, आधे कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग गुड़गांव में हो रही है, और सब जाके असेंबल पुणे में हो रहा है, और एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है गुड़गांव से पुणे में आने का और चेन्नई से पुणे में आने का, उसको भी तो आप ऐड करोगे, तभी जाके आपका रियल बेस कॉस्ट एक लैपटॉप का बनेगा। नहीं तो आपके लिए तो ये लॉस ही हो गया ना, अगर आप कस्टमर को ये वाला सेगमेंट, प्राइस का सेगमेंट आप लगाओगे नहीं तो इसको मैनिफेस्ट करना है अगर एसएपी में, इसको अगर इंप्लीमेंट करना है एसएपी में, तो मैं 3 कंडीशन टाइप बनाऊंगा। तीनों कंडीशन टाइप में बेस प्राइस जैसे PR00 डिजाइंड है वैसे मैं रखूंगा, और तीनों को मैं प्राइसिंग प्रोसीजर में डालूंगा। सिमिलरली अगर मैं डिस्काउंट्स की बात करूं तो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है, दिवाली का डिस्काउंट, क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट, आपके पास अगर कोई स्पेशल कूपन कोड है उसका डिस्काउंट, तो उस हर एक चीज का जो भी डिस्काउंट है वो आपको ऐसे डिस्काउंट में भी आपको अलग अलग कंडीशन टाइप्स बनाने पड़ेंगे, एंड दैट विल बी योर होल टोटल डिस्काउंट। ये जो अगर इसी आप एग्जांपल में देखोगे तो ये देखो, लेट मी गो टू प्राइसिंग प्रोसीजर, इसके डिस्काउंट सेक्शन में आता है और देखते हैं कि कैसे कैसे डिस्काउंट्स का ऑप्शन इस पर्टिकुलर प्राइसिंग प्रोसीजर में है। तो अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी के ऊपर डिस्काउंट दिया है, एक अगर आप देखोगे कि वेट के ऊपर डिस्काउंट दिया है, नीचे अगर आप थोड़ा आओगे बस ये खाली दो ही डिस्काउंट है यहाँ पे आई गेस। हाँ, एक पैलेट का भी डिस्काउंट है, देखो एक परसेंटेज डिस्काउंट है यहाँ पे, एक पैलेट का डिस्काउंट है, अभी ऊपर एक देखा था मैंने पैलेट डिस्काउंट। सर ये जितनी भी कंडीशन टाइप अपनी, तो ये सारी ही उस सेल्स ऑर्डर के अंदर आ रही हैं? डिपेंड करता है, अगर उस मेरा क्वेश्चन ये पर्टिकुलर कंडीशन टाइप को, उस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप को ये प्राइसिंग प्रोसीजर में तो 100% सारी की सारी आ रही है, सारी आ रही है जो कि सेल्स ऑर्डर हमें के यहाँ अंदर। पे एनालिसिस में दिख रही है। हम्म, बट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशंस दैट यू मेक हियर, उससे ये उससे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उससे ये डिसाइड होगा कि एक्चुअली जो प्राइस, जो कस्टमर प्राइस पे करेगा, जो यहाँ पे प्राइस आएगी वो कैसे क्या आएगी। अगर नहीं आप यहाँ मेरा पे मतलब है सर, देखोगे, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है सर। आप मेरा मैं हाँ पूछने मतलब ये है, जैसे PR00 हो गया, आप उसको खोलिए एक बार। जैसे ये PR00 है, उसमें सेल्स ऑर्डर को खोलिए आप। हाँ, ये PR00 है, SKTO है, और नीचे जाइए और भी कोई आ रही प्राइस कंडीशन टाइप। बेसिकली जो फील्ड हम लोग शायद मैंडेटरी कर देंगे वो यहाँ पे दिखेगी। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि इस सेल्स ऑर्डर के अंदर तो यही तो कौन सी बताया कौन मैंने यहाँ पे। लेट्स सी, देखो एक काम करते हैं, जो मेरा पहला एग्जाम्पल था उसको लेते हैं, जो मैंने पहला जो खोला था ना, वो शायद से ये था। हाँ, इसमें ज्यादा कंडीशन टाइप्स हमें दिखेंगे। यहाँ पे PR000 है, MWST है, SKTO है और VPRS है। अब इसको हम पहले प्राइसिंग प्रोसीजर में देखते हैं कि क्या उनका सेटिंग है। लेट्स गो एंड सी PR00। PR00 इज रिक्वायर्ड, होना ही होना चाहिए, इसलिए वो है। दूसरा क्या है, MWST। MWST अगर मैं नीचे जाऊं, वेयर इज MWST, SKTO ले लो आप। SKTO स्टैटिस्टिकल लगा हुआ है पर कुछ यहाँ पे मार्क्ड नहीं है, पर क्यों स्टैटिस्टिकल आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, SKTO क्यों स्टैटिस्टिकली मार्क्ड है, क्योंकि इसकी एनालिसिस में जाऊं मैं, SKTO क्लिक करूं, SKTO कहाँ चला गया, SKTO क्लिक करूं तो क्या लिखा रहा है, परसेंटेज कॉपीड फ्रॉम टर्म्स ऑफ पेमेंट टेबल। इसका ये मतलब है कि ये कहीं दूसरी तरीके से उठ के आ रहा है। बेसिकली एक सेल्स ऑर्डर में जो प्राइस के कंपोनेंट्स आते हैं वो 3 तरीके से आते हैं। या तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड करके मार्क कर दूं
कि मुझे चाहिए ही चाहिए सेल्स ऑर्डर में, या तो फिर जितने भी बाकी कंडीशन टाइप है जिसमें रिक्वायर्ड मार्क नहीं है उसका मैं VK11 VK12 में डेटा मेंटेन कर दो। तो MWST का डेटा मेंटेन है इसका मतलब लेट्स सी MWST, यहीं पे था MWST। MWST का कंडीशन रिकॉर्ड हैज बीन फाउंड आ रहा है, तो इसका डेटा मेंटेन्ड है, पर एट द सेम टाइम ये एक रिक्वायर्ड फील्ड भी है। एसएपी कहता है कि जो टैक्स का MWST है उसका जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो रिक्वायर्ड होना ही होना चाहिए। ये देखो SKT MWST इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, बट एट द सेम SKT टाइम इसकी कंडीशन टाइप भी मेंटेन्ड है। अगर मैं ये कंडीशन टाइप यहाँ से डिलीट कर दूं और मैं एक नया सेल्स ऑर्डर क्रिएट करूं तो मुझे एरर मारेगा। लेकिन सर SKTO की तो रिक्वायरमेंट वहाँ पर टिकी नहीं है, फिर भी वो आ रही है, तो कहीं और से उठा के एसकेटीओ लेके आ रहा कहीं और से उठा के आ रहा है। अब एसकेटीओ क्यों आ रहा है, एक नया सेल्स ऑर्डर आप क्रिएट करते हैं। अब आप देखो कहाँ से उठ के आ रहा है, ये मेरा सेल्स ऑर्डर है, एक मैंने खाली अब मटेरियल डाला। ये नोटिस करो कि मैं टर्म्स ऑफ पेमेंट यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा हूँ, बस एंटर मारा, ये इसने मुझे वार्निंग मैसेज दिया, इग्नोर किया मैंने। अभी भी एसकेटीओ आ रहा है, नहीं आना चाहिए अब, क्योंकि इसका पेमेंट टर्म मैंने मेंटेन नहीं किया है। लेट मी सी अब ये कहाँ से उठा रहा है एसकेटीओ, देखते हैं। परसेंटेज कॉपीड फ्रॉम टर्म्स ऑफ पेमेंट टेबल, ये व्यू पे क्यों मेंटेन्ड है जबकि मैंने पेमेंट टर्म मेंटेन नहीं किया है, पेमेंट टर्म मेंटेन नहीं किया है। ये एक फील्ड मुझे देखना पड़ेगा, मुझे ये देखने दो, मैं आपको ये बताता हूँ। वैसे ये एसकेटीओ इस केस में नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने पेमेंट टर्म मेंटेन नहीं किया है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिस्टम को ऐसे भी फोर्स कर सकते हैं, वो मैंने आपको अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। कुछ हाँ कंडीशन टाइप हम ऐसे रख सकते हैं कि एक फील्ड के ऊपर डिपेंड डिपेंड कर सकते हैं, एकदम 100% डिपेंड कर सकते हैं। मतलब फील्ड कॉम्बिनेशन वो सब की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डालूं तो वो वैल्यू के वजह से इम्पैक्ट आ जाए, तो इस केस में एसकेटीओ वो एसकेटीओ ना कंडीशन रिकॉर्ड से आ रहा है ना मैंडेटरी है, कुछ भी नहीं है, पर ये एक तीसरी जगह से आ रहा है। अब ये जीरो क्यों आ रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा। अगर मैं VK11 में जाऊं फॉर एग्जांपल VK12 में, मेंटेन तो नहीं हो क्या सर, मेंटेन हो कुछ जीरो, क्या जीरो को तो मेंटेन का मतलब ही नहीं है। नहीं मतलब नहीं है, वो सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे भी जाऊंगा ना तो मुझे सिस्टम अलाउ नहीं करेगा मोस्ट लाइकली। एसकेटीओ बेसिकली मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब जैसे देखो, रिक्वायरमेंट अगर हम देर टिक आर मारते तभी देर आर नो एक्सेस सीक्वेंस फॉर कंडीशन टाइप एसकेटीओ, ये ढंग से डिफाइंड नहीं है टू बी ऑनेस्ट। एक बार मुझे एसकेटीओ का कंडीशन टाइप देखने दो कैसे डिजाइंड है, उससे पता लग जाएगा। और सर ये पेमेंट टर्म में एसकेटीओ का मतलब ही कुछ नहीं बन रहा है शायद, पेमेंट टर्म और एसकेटीओ दोनों अलग ही हो गए, पता नहीं। कैश डिस्काउंट एक्सेस सीक्वेंस पूरा खाली है, नीचे आता है। आइटम कंडीशन नॉट पॉसिबल टू प्रोसेस मैन्युअली, ठीक है। कमर्शियल कैश डिस्काउंट दैट इज आल्सो ओके। कोई खास सेटिंग भी नहीं की है, ये मुझे देखना पड़ेगा ये क्यों आ रहा है। कुछ एनहांसमेंट किया होगा, जिस उस एनहांसमेंट में ये डाला होगा, एनहांसमेंट भी नहीं है एक्चुअली। एक बार मुझे यहाँ पे जाने दो और एक एनहांसमेंट पॉइंट देखने दो।
ये है SKTO, इट इज मेड स्टैटिस्टिकल। देखो यहाँ पे मैं ये कॉलम मैं आने ही वाला था, ये सब समझाने वाला था, आपने तो ये पूछ लिया। SKTO इज मार्क्ड एज 9 इन रिक्वायरमेंट। ये कॉलम जो है, ये कॉलम क्या करता है, अगर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड को एनहेंस करना है, कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटी डालनी है, कुछ कोड करके हार्ड कोर करके कुछ काम करना है, तब जाके ये रिक्वायरमेंट आती है। मैंने आपको पहले भी बार बार बोल चुका हूँ। अब ये 9 क्या है, लेट्स सी। क्वालिफाइड कैश डिस्काउंट कुछ करके लिखा हुआ है, अब ये एग्जैक्टली क्या है। This is an example of pricing requirement. This requirement is met if material in the item is relevant for cash discount and the base amount of tax is net of discount field in the company code is blank. तो कोई एक कंपनी कोड में एक फील्ड है, कंपनी कोड के सेटिंग में, जहां पे बेस अमाउंट ऑफ टैक्स ऐसा कोई फील्ड है, इज नेट ऑफ डिस्काउंट। कोई एक ऐसा फील्ड है जो कि ब्लैंक मेंटेन्ड है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने एनहेंस करके रख दिया है बाय डिफॉल्ट कि 9 आना ही आना चाहिए। तो ये तब हम काम करते हैं, इस पे हम तब काम करते हैं जब हमें स्पेशल रिक्वायरमेंट, स्पेशल एनहेंसमेंट, स्पेशल कोडिंग लॉजिक लगा के हमें इसको यूज करना हो। तो 9 कहाँ पे है, इसका क्या कोड है, SAP ने डाला वो यहाँ पे पता लगेगा, वो भी एक बार देख लेते हैं। काफी बड़ा कोड है कुछ। एक मिनट, समथिंग टैक्स कंट्री, कुछ कुछ टैक्स और कुछ कंपनी कोड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। उसके वजह से कहीं पे सेटिंग्स मेंटेन नहीं है, उसके वजह से ये उठ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनहांसमेंट किया है। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, अब देखते हैं। ठीक है, इसको छोड़ो। वो ये मैसेज मुझे कह रहा था कि 9 यहाँ पे होना ही होना चाहिए, पर मैं उसको इग्नोर मार के अब एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि अपना SKTO आता है कि नहीं आता। VA01 OR अभी भी आ रहा है, सेव किया तो था। रिफ्लेक्ट होने में टाइम लग रहा होगा सर। वो तो लगता ही है, but let's create once again. रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं। ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैं ये इसको लेके कंफ्यूज हूँ। परसेंटेज कॉपीड फ्रॉम टर्म्स ऑफ पेमेंट टेबल, परसेंटेज कॉपीड फ्रॉम टर्म्स ऑफ पेमेंट टेबल। पेमेंट टेबल की कोई टेबल है क्या, वहां से कॉपी हो गया रहा है? टर्म्स ऑफ पेमेंट टेबल मतलब ये वही सेटिंग है जो मैंने अभी किया था इनिशियली जब मैंने ये पढ़ा। तब टर्म्स ऑफ पेमेंट टेबल मतलब पेमेंट टर्म्स, बेसिकली ये सेक्शन। इसको डालेंगे तब आएगी। नहीं, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, पर ये क्योंकि मैंने यहाँ पे हटाया तो ये यहाँ पे आना नहीं चाहिए था SKTO। एक बार फिर से एक बार फाइनल क्रिएट करके देखते हैं।
तो ऐसे कई सारे तरीके होते हैं। मेनली आपके लिए अभी रिक्वायरमेंट समझने की जरूरत नहीं है, ये सेक्शन समझने की जरूरत नहीं है। मेनली आपको अभी इतना फोकस करना है कि जो प्राइस आता है वो कैसे आएगा डॉक्यूमेंट में, वो प्राइसिंग प्रोसीजर से आएगा। पहली बात, प्राइसिंग प्रोसीजर में जो हमने यहाँ पे फील्ड मार्क की है, एक तो तरीका ये है कि मैं रिक्वायर्ड मार्क कर दूं, मैं यूजर को फोर्स करूं कि आप भाई प्राइस होना ही होना चाहिए किसी एक कंडीशन टाइप का, तभी डॉक्यूमेंट सेव होगा। तो एक वो तरीका है। दूसरा तरीका, मैं रिकॉर्ड मेंटेन करूं, कंडीशन रिकॉर्ड VK11 में। तीसरा तरीका है ये रिक्वायरमेंट का, वो अभी आप इग्नोर कर दो। और एक चौथा तरीका और एक होता है कि मान लो कि किसी दूसरे सिस्टम से या दूसरे किसी मॉड्यूल से प्राइस उठ के आ रहा है, तो वहां पे अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हो गई हो तो वो उठ के यहाँ पे आएंगी। बट अल्टीमेटली किसी दूसरे सिस्टम से अगर प्राइस आ रहा है तो हमें यहाँ पे एनहांसमेंट रिक्वायरमेंट करना ही होगा। ओके, और बाकी के क्यों नहीं आए? यहाँ पे और भी इतने सारे कंडीशन टाइप है, क्यों नहीं आए बाकी के? यहाँ पे अगर मैं एनालिसिस में जाऊंगा, मान लो ये ले लो, एक्सेस नॉट मेड। क्यों एक्सेस नॉट मेड? क्योंकि कोई डेटा इनकम्प्लीट है। अगर मैं मटेरियल प्राइस ग्रुप करके कोई फील्ड है कहीं पे, तो मटेरियल मास्टर में होगी, उसको फिल कर दूं और फिर से एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करूं, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन टाइप एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी प्राइस उठेगी, अगर मैंने VK11 में मेंटेन की होगी तो। यहाँ पे जहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो, एक एग्जांपल लेते हैं, मटेरियल का लेते हैं। कंडीशन देखो, मटेरियल में क्या हुआ है, सारा डेटा तो है यहाँ पे अब, बट कंडीशन रिकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए इसने इसको इग्नोर मार दिया K004। और एट द सेम टाइम K004 अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे कुछ मार्क्ड नहीं होना चाहिए। K004 खाली है, सब कुछ खाली है, तो इसलिए इग्नोर मार दिया, सिस्टम को चलता। तो आ जाएगा सर वो। एक रिक्वायरमेंट डाल देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट में हमेशा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक स्पेशल कंडीशन ये होना चाहिए, वैलिडेट ही होना चाहिए। मतलब वो जब तक वो स्पेशल कंडीशन मैच नहीं करेगा, वो सिनेरियो मैच नहीं करेगा, तब तक रिक्वायरमेंट पिकअप एक्टिवेट नहीं होगा। अब यहाँ पे इसने रिक्वायरमेंट 2 डाला है, आइटम विद प्राइसिंग। अब ये क्या है आइटम विद प्राइसिंग? लेट्स सी। This requirement is met if document item category is relevant for pricing and no previous condition in pricing procedure has been set the condition exclusion flag. This requirement can be assigned to condition type in pricing procedure to avoid unnecessary access to the database when an item is not relevant for pricing or condition exclusion indicator has been set. Condition exclusion indicator में जब आपको इस फ्री गुड्स के बारे में बताऊंगा, तब कंडीशन एक्सक्लूजन इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। बट ये एक लॉजिक है। बेसिकली ये लॉजिक ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट तभी एक्टिवेट होगा या तभी वैलिड होगा जब ये कोड, यहाँ पे जो कोड लिखा गया है वो मैच करेगा आपके बिजनेस सिनेरियो से। यहाँ पे क्या लिखा है, पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम सोल्ड टू पार्टी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि अगर मैं पेयर को चेंज करूं, पेयर को कहाँ चेंज करते हैं, बैक जाओ, फिर से बैक जाओ और एक नया बिजनेस पार्टनर बनाऊं और इस पेयर को चेंज कर दूं मैं, और कोई लेगा नहीं शायद से, क्योंकि एक ही मैंने एक्सटेंड किया था। पेयर को अगर मैं चेंज करके कोई और बनाऊं तो शायद से ये पर्टिकुलर कोड एक्टिवेट हो जाएगा और ये पर्टिकुलर आपका कंडीशन टाइप भी एक्टिवेट हो जाएगा। बट अगेन अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कह रहा है ये, क्योंकि ये रिक्वायर्ड कुछ भी मेंटेन्ड नहीं है, तो इसका
कंडीशन रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए इसने इसकी वैल्यू उठाई नहीं। अगर मैं एक कंडीशन रिकॉर्ड इसका मेंटेन करूं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये वैल्यू पिकअप करेगा बेसिकली, सिंपल। ओके, क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? हाँ हो तो रहा है लेकिन काफी वास्ट है सर ये, वास्ट तो बहुत है, अभी तो रुक जाओ, बहुत ज्यादा। रुक सर जाओ, वो रुक जाओ। हाँ, सर वो स्टेप काउंटर और फ्रॉम टू का एक बार बताइए फिर। स्टेप काउंटर और फ्रॉम टू। स्टेप यूज होता है, जैसे आपको अगर याद होगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ, लाइन आइटम 20 डाल दिया, सॉरी नॉट लाइन आइटम 20, खाली मटेरियल मैंने डाल दिया, यहाँ पे मैंने 2 डाला। अभी एक नया आइटम ऐड हो गया, बट यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली 20 आ रहा है। ऐसा डिजाइन हमने क्यों किया था? डॉक्यूमेंट के बारे में हम जब डॉक्यूमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ऐसा हमने क्यों डिजाइन किया था, बता सकते हो? क्योंकि सर अगर हमने अगर कोई मटेरियल अगर क्रिएट किया है मतलब 10 और 20 के बीच में, तो उसके बीच में आएंगे वो। करेक्ट। Bomb सिमिलरली यही पे सेम लॉजिक है, सिमिलर लॉजिक है कि अगर मुझे एक नया कंडीशन टाइप ऐड करना है, नया कंडीशन टाइप ऐड करने के बाद इफ आई वांट दैट पर्टिकुलर कंडीशन टाइप टू बी प्रेजेंट बिटवीन दीज टू, तो मैं उसको 8 के बाद मेरे पास 9 का अवेलेबल ऑप्शन है, 10 का अवेलेबल ऑप्शन है। तो अगर मैं 9 डालूंगा तो यहाँ पे एक नया लाइन क्रिएट हो जाएगा विथ स्टेप 9 और वो पर्टिकुलर कंडीशन टाइप आएगा। अब स्टेप क्यों बनाया गया है? ताकि हम एक स्ट्रक्चर बना सके प्राइसिंग का। हमें स्ट्रक्चर क्यों बनाना है? आप अगर कोई भी बिल उठा के देखोगे, कभी भी आपको सारे कंपोनेंट्स, सारे प्राइस के कंपोनेंट्स एक स्ट्रक्चर में, एक फॉर्मेट में दिखेंगे। उसी फॉर्मेट को अगर सेटअप करना है तो इसलिए हमें स्टेप का ऑप्शन दिया है। सो दिस इज नथिंग बट स्टेप। काउंटर, कभी कभार ये स्टेप्स खत्म हो जाते हैं, मतलब अब इस केस में मान लो 110 है और नीचे अगर मैं जाऊं एकदम 111 यूज कर दिया, तो अगर मुझे मान लो कि कोई नया कंडीशन टाइप इन दोनों के बीच में ऐड करना है, तो या तो मुझे फिर इसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर एक नया एंट्री क्रिएट करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर इसको मुझे 112 डालना पड़ेगा। अगर 100, अब चलो यहाँ पे तो गैप है तो इसलिए 2 हमें आइटम्स को डिलीट करके एडजस्ट करना पड़ेगा स्टेप्स को, ताकि हम जो नया कंडीशन टाइप डाल रहे हैं उसको डाल दे। बट क्योंकि कॉलम का हमारे पास प्रोविजन है, सॉरी काउंटर का प्रोविजन हमारे पास है, तो काउंटर क्या करता है कि अगर आपके पास कोई स्टेप एक्सपायर हो, अगर स्टेप्स ना मिले आपको, एम्प्टी स्टेप्स आपके पास प्रेजेंट ना हो, तो आप इसको नंबरिंग कर सकते हो। तो नंबरिंग करने से क्या होगा कि जब प्राइस कैलकुलेशन में काम आएगा तो सबसे पहला वो देखेगा कि काउंटर वाइज प्राइस कैलकुलेशन होता है। सबसे 102 की प्राइस उठाएगा, फिर उसको 103 की प्राइस में ऐड करेगा, फिर 104 की प्राइस में ऐड करेगा। अभी डिस्काउंट है तो यहाँ पे माइनस होगा। तो ऐसे कर करके जब वो यहाँ पे आएगा 109 की प्राइस जब ऐड हो जाएगी, जब वो 110 में आएगा तो इसकी वो प्राइस ऐड करेगा, बट एट द सेम टाइम वो नीचे देखेगा और एक 110 है। फिर सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई अब किसकी प्राइस पहले ऐड करनी है। तो इसलिए हम यहाँ पे काउंटर रखते हैं। काउंटर क्या बोलता है? काउंटर 1 मतलब 110 का पहला काउंटर की प्राइस ऐड करो, फिर 110 की दूसरे काउंटर की प्राइस ऐड करो एंड सो ऑन। तो ये हो गया काउंटर का काम। काउंटर यूजुअली हम यूज नहीं करते, क्योंकि जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बोली है वो ये बोली है कि हमेशा इन डिजिट्स जो स्टेप्स है उनके बीच में गैप रखो। इसलिए काउंटर मैं कभी आज तक मैंने अपने खुद के डिजाइन में कभी काउंटर यूज नहीं किया। बेसिकली क्यों काउंटर खामखा कॉम्प्लिकेट करना चीजों को? इसकी भी लिमिट होती है क्या काउंटर की? नहीं, मतलब सर कंडीशन टाइप और आपको फ्रॉम और टू की बारे में बात करना है ना। फ्रॉम और टू हाँ बेसिकली
अगर मान लो कि मेरे पास 5 डिस्काउंट के टाइप है, फिर से डिस्काउंट के एग्जांपल पे आता हूँ, मैं दिवाली का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं जो कस्टमर है उसके पास एक कूपन कोड है, वो कूपन कोड का एक डिस्काउंट दे रहा हूँ। एक कस्टमर एक क्रेडिट कार्ड, एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, उस क्रेडिट कार्ड पे भी डिस्काउंट मिल रहा है कस्टमर को, वो भी उसका भी एक डिस्काउंट देना चाहता हूं मैं, कि अगर वो ये पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड यूज करेगा तो ये स्पेशल डिस्काउंट उसको मिलेगा। तो जब मैं सारे डिस्काउंट्स यहाँ पे ऐड करूंगा, मतलब दिवाली का डिस्काउंट, क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट, कूपन कोड का डिस्काउंट, तो मैं फ्रॉम और टू से सिस्टम को ये बता सकता हूँ कि यहां से लेकर यहां तक फॉर एग्जांपल ये सब मेरे डिस्काउंट है और ये सब ऐड हो सकता है। क्लियर? तो अभी हाँ सर, इस केस में डिस्काउंट अमाउंट करके एक सेक्शन बनाया है जिसका कोई कंडीशन टाइप नहीं है। ये क्या कर रहा है, 101 स्टेप से ले रहा है, 101 कहाँ चला गया, ऊपर 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 है थोड़ा सा, 101 स्टेप से ले रहा है, यहां से लेकर 120 तक, सॉरी वो 299, यहाँ पे 120 इज द मैक्सिमम। 120 के बाद भी अगर मैं 299 तक ऐड करूंगा तो ये डिस्काउंट अमाउंट सारा ऐड होके यहाँ पे बेसिकली सिस्टम को मैंने बता दिया है कि 101 से लेकर 299 तक डिस्काउंट अमाउंट है। मतलब सर ये कि डिस्काउंट पे काम करता है ये। जरूरी नहीं है, प्राइस मैं प्राइस पे भी लगा सकता हूँ। अगर मैंने ये एग्जांपल लिया, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल ले लो, बेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है प्लस कोई कस्टमर ने कस्टम कुछ बिल्ड करवाया है प्रोडक्ट के ऊपर, उसका कोई अलग कॉस्ट है, तो वो मैं अलग अलग कंडीशन टाइप यहाँ पे कॉस्ट में डाल सकता हूँ और मार्क कर सकता हूँ कि स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 या स्टेप 4 जितने भी आपके कंडीशन टाइप के कंपोनेंट्स है वो एक पर्टिकुलर बेस प्राइस को कंट्रीब्यूट करते हैं, एक मेन बेस प्राइस को कंट्रीब्यूट करते हैं, फाइनल बेस प्राइस को कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। आप ये जो सब देख रहे हो ना, ये सारे कंपोनेंट्स है प्राइसिंग के, छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो आप लगा लगा कर एक मेन प्राइस बिल्ड कर सकते हो। और ये फ्रॉम और टू उसी के लिए हेल्प करता है कि कहां से लेकर कहां तक मेरा बेस प्राइस है, कहां से लेकर कहां तक मेरा डिस्काउंट है, कहां से लेकर कहां तक मेरा फ्रेट है, कहां से लेकर कहां तक मेरा सरचार्ज है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बट अगेन ये ऑप्शनल है, देखो कई सारे जगह पे खाली है, ये ऑप्शनल रहता है, ये मैंडेटरी नहीं होता। बट अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको कई सारी चीजों में आगे जाके फ्यूचर में मदद मिलेगी, रिपोर्टिंग में मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी रिपोर्टिंग का स्टैटिस्टिकल का एक कंसेप्ट एग्जांपल बताया कि अगर मैंने स्टैटिस्टिकली मार्क कर दिया सबको और फिर यहाँ पे मान लो मैंने स्टैटिस्टिकली मार्क कर दिया, और इन स्टैटिस्टिकल को मार्क करने के बाद पहली बात, स्टैटिस्टिकल वहां पे यूज होता है जहां पे कंडीशन टाइप अवेलेबल होगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया और यहाँ पे मैंने बोला कि स्टेप 110 से स्टेप 1112 तक ये एक स्टैटिस्टिकल एलिमेंट्स है, ये सब के सब 110 से 1112 तक ये सब स्टैटिस्टिकल के ये सारे एलिमेंट्स मैं ऐड करके VA01 का जो मेरा कंडीशन टाइप है मैंने उसको स्टैटिस्टिकली मार्क कर दिया। और फ्रॉम और टू मतलब ये जो प्राइस है, वेरिएंट का प्राइस है, ये 110 से लेकर 112 तक कैलकुलेट करेगा। ठीक है? हाँ सर, क्लियर है। ओके बाकी सारे मैं आपको अगले क्लास में बताता हूँ। प्रिंट टाइप हो गया, रेलेवेंट फॉर अकाउंट डिटर्मिनेशन हो गया। आज के लिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। थोड़ा क्लियर हो रहा है आपको? कोई डाउट है तो फिर से पूछो, मैं नए एग्जांपल्स के साथ लेके आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। हेजिटेट मत करो, क्योंकि ये टॉपिक
इस टॉपिक के ऊपर 10 टॉपिक और कनेक्टेड है और मैं उन 10 टॉपिक को आपको बताऊंगा कहाँ पे है चीजें, तो आप ये रियलाइज करोगे कि अगर मुझे कंडीशन टेक्निक का ये जो सारे स्टेप्स है, ये सारे कॉलम्स अगर ये मुझे समझ में आ गए तो वो 10 के 10 टॉपिक्स आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। सर वो एक्सेस सीक्वेंस के अंदर एक्सक्लूसिव का कंफ्यूजन हो रहा है। कहाँ चला गया नोटपैड? ओके, मेरे पास 3 एक्सेस सीक्वेंस है। एक एक्सेस सीक्वेंस है कि बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कस्टमर है, मटेरियल है, तो मैंने क्या किया, कस्टमर मटेरियल के हिसाब से एक प्राइस लगाया। दूसरा एक्सेस सीक्वेंस है मेरा, मान लो कस्टमर एंड पेमेंट टर्म, मतलब एक कस्टमर किस तरीके का पेमेंट मेथड यूज कर रहा है, तो एक सीक्वेंस ये हो गया। और एक खाली मटेरियल लिख दिया मैंने, मतलब रिगार्डलेस ऑफ कस्टमर, डजंट मैटर, अगर वो पर्टिकुलर मटेरियल यूज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर प्राइस लगेगा। ये 3 मान लो मैंने एक्सेस सीक्वेंस बनाए। अब एक्सक्लूजन में मैंने यहाँ पे एक्स मार्क किया, यहाँ पे मैंने कुछ मार्क नहीं किया, और यहाँ पे भी मैंने कुछ मार्क नहीं किया। तो क्या होगा, पहले तो इसको हटा दो, पहले ये मान लो कि यहाँ पे कोई एक्स नहीं है, खाली है। यहाँ पे मान लो 100 रुपए है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 200 रुपए है, और यहाँ पे मान लो 300 रुपए है। ऐसे करके मैंने कंडीशन रिकॉर्ड में मेंटेन कर रखा है हर एक कंडीशन टेबल की प्राइसेस। मान लो कि कोई एक्सक्लूजन मार्क्ड नहीं है, तो सिस्टम कैसे काम करेगा? सबसे पहले सिस्टम जाएगा VK11 में, VK12 में, सॉरी VK11, VK12, VK13, कुछ भी बोल लो, वहां पे सिस्टम जाएगा। वो ये देखेगा कि ये पर्टिकुलर कस्टमर और मटेरियल को पड़ेगा, उसकी प्राइस पड़ेगा, उसकी प्राइस पढ़ ली, वो बोलेगा कि अब मुझे जो प्राइस लगानी है वो 100 रुपए लगानी है। बट जो एक्सेस सीक्वेंस होता है वो काम ऐसे करता है कि वो पूरे का पूरे एलिमेंट्स को स्कैन करता है और फिर फाइनल प्राइस पिकअप करता है। तो अगर एक्सक्लूजन मार्क्ड नहीं है, मतलब देयर इज नो एक्स, तो सबसे पहले 100 रुपए पकड़ेगा, फिर वो बोलेगा कि अच्छा और एक रिकॉर्ड है मेरे पास, तो इस रिकॉर्ड में जाएगा VK11, VK12, VK13 में, इसकी प्राइस सर्च करने के पीछे लग जाएगा। अगर इसकी प्राइस भी मेंटेन्ड है, जैसे इस केस में है, तो 100 रुपए जो उसने पहले पकड़ी थी वो उसको इरेज करेगा और 200 रुपए पकड़ेगा। फिर से वो देखेगा कि अच्छा और एक रिकॉर्ड मेंटेन्ड है एक्सेस सीक्वेंस में, तो इसके रिलेटेड जो भी कंडीशन टाइप होगा, जो भी प्राइस मेंटेन्ड होगा, वो सर्च मारेगा और 300 पकड़ेगा फिर उसके बाद। और इसके बाद देखेगा कि अच्छा इसके बाद कोई एक्सेस सीक्वेंस मेंटेन नहीं है, तो फाइनल प्राइस मेरी 300 होगी, और एग्जिट करके 300 डाल देगा सेल्स डॉक्यूमेंट में। बट मतलब ये उस केस में होगा ना, जिस केस में कि अगर वो सिलेक्ट होगा वो एक्सक्लूसिव। नहीं, जिसमें सिलेक्ट नहीं होगा। अगर एक्स यहाँ पे मैंने एक्सक्लूसिव मार्क कर दिया, मैंने जानबूझ के बीच में मार्क किया, तब क्या करेगा सिस्टम? सबसे पहला रिकॉर्ड चेक करेगा, 100 रुपए है, 100 रुपए पिकअप करेगा। सेकंड रिकॉर्ड में जाएगा, सेकंड रिकॉर्ड में वो देखेगा 200 रुपए है, वो 100 रुपए को इरेज कर देगा, 200 रुपए पकड़ेगा, जैसे पहले केस में भी हुआ था। बट क्योंकि यहाँ पे एक्स मार्क है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को वो रीड नहीं करेगा, वो 200 रुपए उसकी फाइनल प्राइस होगी और एग्जिट मारेगा। ये होता है एक्स का फंडा, जो एक्सक्लूजन का फंडा। यहाँ पे अगर मतलब मैंने सर एक्स नीचे मार्क कर कितने भी दिया, मटेरियल रहे, मटेरियल नहीं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ये एक एग्जांपल दिया है खाली हाँ, मटेरियल का, जितने भी रिकॉर्ड्स है सबको मतलब इग्नोर सर मारेगा।
इस केस में 100 रुपए पकड़ेगा, 100 रुपए मेंटेन्ड है, दैट विल बी द फाइनल प्राइस। वो आगे देखेगा भी नहीं कि क्या प्राइस मेंटेन्ड है। प्राइस मेंटेन्ड हो या ना हो, इट डजंट मैटर। वो आगे तभी जाएगा जब यहाँ पे कोई प्राइस मेंटेन नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं मेंटेन किया होता और तो भी एक्स मार्क किया है, तो फिर वो आगे जाएगा और इसको उठाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे अब एक्स मार्क नहीं है, तो इस 200 रीड तो कर लेगा, बट फिर वो ये देखेगा कि अच्छा और एक रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, मैं और वहां पे अगर कुछ प्राइस मेंटेन्ड है तो वो 300 रुपए फाइनल प्राइस उठाएगा। अगर यहाँ पे ये भी प्राइस मैंने मेंटेन नहीं की और खाली इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की प्राइस मैंने मेंटेन की है, तो उसकी फाइनल प्राइस 200 ही रहेगी। ये है एक्सक्लूजन का फंडा। एक्स नहीं होगा तो वो तीनों को जाके चेक करेगा, आप यही बोल रहे हैं? हाँ, और अभी आप ये भी बताया था कि जैसे 100 ऊपर है, 300 नीचे है, 200 बीच में है, तो अगर एक्स मेंटेन नहीं किया तो 100 पे आगे चेक करेगा, फिर वो वहीं रोक देगा कि एक्स मेंटेन हमने कहीं किया ही नहीं। अभी आपने ये भी बताया था शायद। एक मिनट, 100 यहाँ पे है, 200 नीचे है और 300 इसके नीचे। अब एक्स हाँ। मेंटेन हमने कहीं नहीं किया, तो सबसे पहले गया 100 पे, वो यहीं इसी पे मतलब क्लोज कर देगा या 300 तक जाएगा वो? 300 तक जाएगा। अच्छा, ठीक। एक्सक्लूजन मतलब एक तरीके से फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप का क्या मतलब है? फुल स्टॉप मतलब बाहर आ जाओ, खत्म करो, मुझे और प्राइस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स है और प्राइस मेंटेन्ड है, दैट विल बी द फाइनल प्राइस, दैट्स ऑल। फिर अगर तीनों मतलब तीनों डिसिलेक्ट है, तीनों तीनों एक्सक्लूसिव नहीं सिलेक्ट है है मतलब और ऐसे कह रहे हो आप? नहीं, तीनों सिलेक्ट नहीं है तो ओके हो सकता तीनों है क्या? सिलेक्ट नहीं है का क्या मतलब है? प्राइस मेंटेन नहीं है तीनों में। नहीं, जो मार्क तीनों मार्क नहीं है एक्सक्लूसिव में, 300 पे जाकर रुकेगा वो। तो एक मिनट, तो अगर तीनों फर्स्ट मार्क नहीं है। हाँ, अगर तीनों मार्क नहीं है तो फर्स्ट प्राइस मेंटेन है और बाकी नीचे के जो दो प्राइस है वो मेंटेन नहीं है, तो फिर ये भी नीचे प्राइस मेंटेन रीड नहीं है, करेगा क्या वो? ऐसे ऐसे बोल रहे हो? हाँ नीचे, हाँ तो ये क्या करेगा, 100 रुपए पिकअप करेगा, बट एक्स नहीं है, तो क्या हाँ करेगा, ये नीचे जाएगा, यहाँ पे प्राइस सर्च करेगा, पर यहाँ पे प्राइस मेंटेन नहीं है। फिर वो क्यों पर एक्स भी मेंटेन नहीं है, फिर वो तीसरे में जाएगा, यहाँ पे भी प्राइस मेंटेन हाँ नहीं है, तो अल्टीमेटली प्राइस 100 रुपए ही रखेगा। ओके। ठीक है। सर, हाँ सर। एक हाँ जी। मैं ये जैसे कि अब मतलब अभी हो गया कंप्लीट पूरा ये प्राइसिंग अपना, किसका? मतलब प्राइसिंग वाला ये टॉपिक खत्म हो गया, अभी और कुछ भी है? नहीं, अभी तो बाकी कॉलम्स मुझे समझाना है और फिर खुद एक एग्जांपल सेटअप करके भी दिखाना है आपको। ठीक ठीक, बहुत ये बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है ठीक है सर। और क्योंकि इसके ऊपर 10 और टॉपिक डिपेंड करते हैं। क्योंकि इस मैं कंसेप्ट के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर नहीं, ये जो कंडीशन रिकॉर्ड कंडीशन टेक्निक बताया है, इसके ऊपर 10 और टॉपिक डिपेंड करते हैं। जो ये है ना, एक्सेस सीक्वेंस, कंडीशन टाइप, इसके ऊपर 10 और टॉपिक्स डिपेंड करते हैं। ठीक है। बट सर है इंटरेस्टिंग। हाँ ये है, इंटरेस्टिंग है ये, काफी वास्ट है। बस ये कि एक बार ये समझ में आ जाए पूरा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। अगर कंडीशन टेक्निक समझ में आ गया तो आपको 50% ऐसे पीएचडी आ गया। और बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैंने काफी सारी चीजें बस छोड़ दी है, आपको बताया भी नहीं है, और काफी सारी चीजें मुझे खुद भी नहीं आते। जब मैं नए सिनेरियो एनकाउंटर करता हूँ तब मुझे पता लगता है। ये तो है सर, ये ऐसी चीज है सर, इसमें रोज नया नया कुछ सीखने को मिलता है। यही तो, इसलिए एसएपी कंसल्टिंग में पैसा क्यों है, आपको सैलरी क्यों मिलता है सबसे ज्यादा, ये इसी की वजह से मिलता है। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर काम होगा उतनी ज्यादा सैलरी होगी। सर हमारा सिलेबस बढ़िया, कितना ये तो परसेंट हुआ अच्छा है? है। मुझे एक बार कितना परसेंट हुआ ये मुझे देख के बताना पड़ेगा। मैंने सिलेबस मैं खुद अपने स्टाइल से सिखाता हूँ, तो मैंने सिलेबस खोल के भी नहीं देखा है। कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, हाँ वो बात अलग है, वो मैं कवर अप कर लूंगा, बट फिर मुझे एक बार देखना पड़ेगा सिलेबस जो इंस्टीट्यूट ने दिया है उससे मैच करना पड़ेगा, और मैंने कितना पढ़ाया उससे मैच करना पड़ेगा। मैं वो आपको अगले सेशंस में बता दूंगा, कल नहीं तो मंडे बता दूंगा।
और इस सर्वर का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा। मेरा भी वो अभी कॉल नहीं सबसे उठा रहे। ज्यादा मेन इशू यही है सर। मैंने प्रतीक को लिख के भेजा है कि प्लीज नया सर्वर का अरेंजमेंट कर दो। उसने बोला सर मैं देखता हूँ, बताता हूँ स्टूडेंट्स को। कल ही टेक्स्ट पे बात किया था मैंने उनके साथ। क्योंकि सर प्रैक्टिस नहीं नहीं तो हो एक पाएगी ना पुणे तो में फिर प्रॉब्लम होएगी। प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तो फिर वो समझ में भी आएगा सब सब में। ये तो नहीं तो एक इशू पुणे होगा। में तातौड़े में एक सर्वर प्रोवाइडर है, मैंने उसका एक दिन का पूरा डेमो लिया था। हाँ, वो तो उनका सर्वर अच्छा चल रहा है, पूरा चेक किया मैंने। मेरा एक एफआई का दोस्त है, उसको भी दिया था चेक करने के लिए। वो ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। वो तो रिप्लाई नहीं दे रहे यार बरोबर। वो बोलते इसको कॉल करो, उनको कॉल किया था, वो बोलते काउंसलर को कॉल करो, काउंसलर कॉल ही नहीं उठाते। क्या करें अब। क्या है कि प्रैक्टिस तो इतना पीछे रह गए, इतना डिमोटिवेट कभी हुआ नहीं, इतना इन्होंने किया है। सर एक्चुअली इतनी डीप चीजें अगर हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें फिर माइंड में नहीं रहेंगी। ऑब्वियसली मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जितने जल्दी हो सके आप ही अगर ये अलग सपोर्ट नहीं दे रहे तो आप ही खुद एक नया सर्वर का अरेंजमेंट करो। मैंने तो लगी दे रखा अपना सर्वर, मैं काम ही नहीं करता इस वाले सर्वर पे तो वो तो परफेक्ट है, फिर आपका तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। हाँ, तभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। किसी को अगर चाहिए हो तो मतलब देख देख सकते हैं, बाहर से खरीद लो आप, वहां से ही मिल जाएगा। और मैं कहूंगा कि भले ही मैं S4 HANA सिखा रहा हूँ, पर आपको अगर एक ECC सर्वर मिल रहा है, क्योंकि वो थोड़े स्टेबल सर्वर मैंने देखा है प्रैक्टिस के लिए, लैग भी नहीं, मेरा स्लो भी नहीं है। तो वो यूज करोगे तो ज्यादा प्रैक्टिस के पर्पज से ज्यादा बेटर रहेगा। मेरा पर ECC है। ईसीसी में बिजनेस पार्टनर का अलग है ना कुछ। XD01 मतलब थोड़ा हो जाता है, उसका अलग है। XD01 XD02। नहीं नहीं नहीं, ईसीसी में भी अगर आप बीपी यूज करोगे, ये बीपी का फंक्शनैलिटी ईसीसी में भी था, चल जाता है बट सर, वो चल। बट मैंडेटरी नहीं था। एस्पोराना में XD01 जो आप कह रहे हो रोहित, वो हटा दिया है और बिजनेस पार्टनर को ही, बीपी को ही मैंडेटरी किया है। हाँ जी। तो ईसीसी में आप कुछ भी यूज करो चल जाएगा। सर मेरा ECC है लेकिन उसमें बीपी चलता है। यही तो कह रहा हूँ, बीपी में दोनों फीचर्स है, XD01 भी है और ईसीसी भी, सॉरी बीपी भी है, दोनों चलेंगे। S4 में उन्होंने XD01 हटा दिया क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा XD01 में भी मेंटेन हो रहा था, बीपी में भी मेंटेन हो रहा था। इससे अच्छा उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया, एक ही टी कोड रख दिया। सर SAP क्लाउड का भी कोई कोर्स होता है क्या? हाँ, SAP क्लाउड में क्लाउड एक अलग ऑफरिंग है SAP का, उसका एक अलग कोर्स होता है, ऑल्दो मैंने मार्केट में किसी को पढ़ाते हुए देखा नहीं, बट वो जो हम सीख रहे हैं उसी के ऊपर बिल्डअप होता है और इससे बहुत ज्यादा सिंपल होता है। इतने जितने कॉन्फ़िगरेशंस मैं अभी तक डिस्कस किया प्राइसिंग को या इससे पिछले, वहां पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि रिक्वायर्ड करना है, मैंडेटरी करना है, स्टैटिस्टिकल करना है कि नहीं करना है, कंडीशन रिकॉर्ड कैसे क्रिएट होगा, एक्सेस सीक्वेंस बनाना है कि नहीं बनाना है। वो सारा झंझट बहुत ही मिनिमम हो जाता है वहां पे। और जो एसएपी ने सेटिंग्स दी है वही यूज करने को एसएपी बोलता है वहां पे। कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो वो एक्सएपी को रिक्वेस्ट रेस करना पड़ता है, ऐसा कुछ है सीन वहां पे। तो वो इसलिए एसएपी बोलता है कि क्लाउड वाला जो उनका अभी प्रोडक्ट है वो छोटे कंपनीज या जिनका, मान लो प्राइसिंग की अभी बात कर रहे हैं, तो जिनका प्राइसिंग का सेटअप बहुत सिंपल हो, इतने सारे कंपोनेंट्स ना हो, कंडीशन टाइप के इतने सारे कंडीशन टाइप ना हो, सिंपल सिंपल प्राइस रखना है उनको, एकदम बेसिक प्राइस रखना है चीजों की, तो वो छोटी कंपनी, स्टार्टअप जैसी कंपनीज यूज करे। ओके, चलो बात करते करते मैं बीमार हूं तो भी मैंने 1.5 घंटा सेशन ले लिया। आपसे बात करने में भी अच्छा लगता है। किसी को कोई फाइनल डाउट बिफोर वी क्लोज दिस सेशन? नो सर, कल ओके, प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आएगा। बस वो एक आप मतलब एक्चुअल सच में मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको मदद नहीं कर सकता, नहीं तो मैं